साइंस के डिस्कस करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं बोलना, हंसना, प्रजनन करना, ये सभी। तो सजीव जो होते हैं इसमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है, इसमें संवेदनशीलता का भी पाया जाता है वो, और जो सजीव होते हैं इनमें वृद्धि और विकास के गुण भी पाए जाते हैं। तो सजीव बोलते भी हैं, हंसते भी हैं और प्रजनन भी करते हैं। तो ये सारे लक्षण सजीव के ही हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, वह वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्वनिर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, या ये सभी। तो जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, जैसे आपका हवा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, मृदा हो गई, झील हो गए, नदी हो गए, नाले हो गए, सूर्य होगा, ये सभी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं। तो इनको हम कहते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं वो वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, और जो हम मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं जिनको हम स्वयं बनाते हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं, जैसे हो गया बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, भवन हो गया, मेज, कुर्सी, चेयर, ये सब सारी चीज़ें मानव निर्मित हैं, इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं नहीं कहते हैं। तो प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? रोएदार होती हैं, नुकीली होती हैं, या कांटेदार होती हैं? तो रेगिस्तान में जो पत्तियां पाई जाती हैं ये क्या कर देती हैं कि ये कांटे का स्वरूप धारण कर लेती हैं, जिससे क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन कम होता है, क्योंकि वहाँ पे जल की कमी पाई जाती है। तो इसलिए ये रोएदार भी होती हैं, नुकीली भी होती है और कांटेदार भी होती हैं। इससे इन्हें जो उसको खाने वाले जीव हैं उनसे भी सुरक्षा मिल जाती है। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाए आपका, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया जंतुओं में होती है, पौधों में होती है, या ए और बी दोनों में होती है, या इनमें से किसी में नहीं होती है? तो जो श्वसन होता है वो जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है। ये इन दोनों में पोषण की भी आवश्यकता होती है, श्वसन भी होता है, इनका संरचना और इनमें सेंसिटिविटी भी पाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि श्वसन दोनों में होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जो चलायमान नहीं होती हैं, जो श्वसन क्रिया करती हैं, ये या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो चलायमान होती हैं, इनमें श्वसन की भी आवश्यकता होती है, इनमें पोषण की भी आवश्यकता होती है, और इनमें वृद्धि और विकास भी देखा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। श्वसन जो क्रिया करती है इन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं, और निर्जीव वस्तुओं में श्वसन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो मनुष्य श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेता है। ये ऑक्सीजन पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, उसके जरिए हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक से करता है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो वस्तुएं प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य हो गया, नदी नाले हो गए, या ये सारे प्राकृतिक। मगर जो मानव अपने द्वारा बनाता है स्वयं के द्वारा, स्वयं के उपयोग के लिए, उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जा सकता है सजीवों में, निर्जीवों में, ए या बी दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं? तो हम जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली चीज़ें इन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक हो जाएगा सजीव और दूसरा हो जाएगा निर्जीव। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सजीव एवं निर्जीव दोनों में हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न हो जाएगा,
पौधे भोजन का संचय होता है, पौधों में भोजन का संचय होता है, कहाँ पे होगा? जाइलम द्वारा होगा, फ्लोएम द्वारा होगा, जड़ द्वारा होगा, या आपका पैलीसेड द्वारा। तो जड़ का काम है जो खनिज लवण होता है, जल होता है, इनको जमीन से अवशोषित करना। और जाइलम का काम होता है ये जल का जमीन से लेके जाके उसको पत्तियों तक पहुंचाना। जो फूड का काम होता है, जैसे आप मान लीजिए फूड से आप फ्लोएम को रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो भोजन का काम होता है, फूड का काम होता है, ये आप रिलेट करिए फ्लोएम से। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, उपापचय क्रिया होती है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 1 प्रकार की या 4 प्रकार की। तो उपापचय होती है, इसमें 2 प्रकार की क्रिया होती, एक होती है अपचयन की क्रिया और एक होती है उपचयन की क्रिया। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में उभयचय प्राणी कौन से? खरगोश है, चूहा है, कछुआ है या गाय है? उभयचय प्राणी वो प्राणी होते हैं जो जमीन पे भी सरवाइव करते हैं और जल में भी सरवाइव कर सकते हैं, या मतलब एक स्थान से ज़्यादा जगह सरवाइव कर सकते हैं। तो इसमें खरगोश, चूहा, गाय। तो आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में उभयचय प्राणी है खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। तो इनमें से उभयचय प्राणी क्या हो जाएगा? कछुआ, क्योंकि ये जल में भी रहता है और जमीन में भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन मछली के अनुकूलन अंग नहीं है? फोकस कीजिए नहीं पे। धारा रेखीय शरीर ये मछली का अनुकूलन अंग होता है, पंख भी होता है और गलफड़े जिससे ये सांस लेती है। नहीं है तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फेफड़ा। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मछली श्वसन के लिए कौन से अंग का प्रयोग करती है? फेफड़ा। फेफड़ा उसके पास होता ही नहीं। त्वचा या उपयुक्त सभी। तो मछली सांस लेने के लिए कौन सा अंग का प्रयोग करती है? ये गलफड़ा का यूज करती है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, उभयचर जंतु, इसमें मेढक हो गया, मछली हो गया, चिड़िया हो गया या कुत्ता हो गया। तो इसमें उभयचर क्या होगा? ये आपका मेढक, ये ज़मीन पे भी रहता है और जल में भी रह सकता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सजीव है? सजीव मतलब जिनमें पोषण की आवश्यकता होती है, जिसमें वृद्धि और विकास होता है। तो मोटर, ये रेलगाड़ी, केचुआ या साइकिल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केचुआ सजीव है, क्योंकि ये वृद्धि और विकास होता है, इसमें प्रजनन होगा, ये उत्सर्जन करती है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है, जंतु में पाई जाती है या दोनों में पाई जाती है, इनमें से किसी में नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये आपका पादप में पाई जाती है। जड़ें होती हैं, क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं या 5 प्रकार की होती हैं। तो जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? जो जड़ें होती हैं ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला तो हो जाएगा आपकी मूसला जड़ें होती हैं और दूसरा आपका अपस्थानिक जड़ें। तो 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्या पूछ रहा है, उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है या आपके जंतुओं में पाया जाता है या दोनों में पाया जाता है या इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये पौधों में भी पाया जाता है संवेदनशीलता और जंतुओं में भी पाया जाता है। पौधों में आपने देखा होगा, छुई मुई देखा होगा, छुई मुई को आप टच करते हैं तो सिकुड़ जाता है। तो ये संवेदनशीलता जो पाया जाता है पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, पौधों को मजबूती से जमीन में कौन जमाए रखता है? जड़,
पत्तियाँ, तना या पुष्प। तो पुष्प जो होते हैं पौधों के ऊपरी भाग होते हैं, पत्तियाँ ऊपर होते हैं और तना भी होता है। तो ज़मीन में कौन रहता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जड़, क्योंकि जड़ कहाँ रहता है? ज़मीन में रहता है। तो मजबूती से कौन जमाए रखेगा? जड़ ही जमाए रखेगा। अगला क्वेश्चन आपका, पौधों के बीच का भाग कहलाता है, ठीक है, जड़ कहलाता है, तना कहलाता है, पत्ती कहलाता है या फल कहलाता है। तो ये सपोज करो ये पौधा हो गया, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन में ये जड़ हो गई, नीचे जड़ हो गई, ऊपर से ये पौधा हो गया। तो बीच में इसमें क्या हो जाता है? बीच में सबसे नीचे जड़ हो जाएगी, फिर आपका तना हो जाएगा और फिर आपके फल, पौधे और पत्तियाँ हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका तना हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि बीच में क्या होता है? तना होता है, नीचे जड़ होती है और सबसे ऊपर पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, या और भाग होते, फल होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रंध्र पाए जाते हैं, ये पत्तियों के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, या दोनों पर पाए जाते हैं, या इनमें से कोई। रंध्र क्या होते हैं? रंध्र क्या होती है? पत्तियों में छोटे छोटे से भाग होते हैं, जैसे ये पत्तियाँ हो गई, ये पत्तियाँ हो गई आपकी, ठीक है। तो इसमें से छोटे छोटे भाग होते हैं, जो क्या करते हैं? ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन का काम करना होता है, रंध्र का काम होता है वाष्पोत्सर्जन करना, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं? ये आपके होते हैं पत्तियों की निचली सतह पे। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए कौन सी क्रिया का उपयोग किया जाता है? जल का उपयोग किया जाता है, H2 का, N2 का, या NH3 का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो जो रिएक्शन होती है इसमें हम जल का यूज करते हैं। क्या होता है? जल का यूज करते हैं, ठीक। इसमें कहते हैं 6CO2 प्लस H2O, ये आपकी यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, ठीक। उसके साथ आपके सूर्य का प्रकाश होता है और रिएक्शन क्या मिलती है? C6H12O6, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन भी मिलती है हमें। तो ये इसमें किसका यूज होता है? H2O का यूज हो रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तने के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 1 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, या 4 प्रकार होते हैं। तो तने के कितने प्रकार होते हैं? तने के प्रकार आपके होते हैं 2 प्रकार के तने होते हैं, ठीक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे जल का अवशोषण करते हैं, किससे करते हैं? मूल गोप द्वारा करते हैं, मूल रोम द्वारा करते हैं, प्राथमिक जड़ों द्वारा करते हैं, या पत्तियों द्वारा करते हैं। तो पत्तियों द्वारा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पत्तियाँ ऊपर होती हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा करते हैं? ये आपके करते हैं मूल रोम द्वारा। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तथा किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक कौन ले जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो जल का काम होता है ये जाइलम करता है। इसको आप जल से रिलेट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा मिलता जुलता शब्द है। इसको आप शब्दों से जोड़िए। जल मतलब जाइलम। जल का जब कोई बात की जाएगी तो उसे आप जाइलम से रिलेट कीजिए। और जब आपका फूड से बात की जाएगी, ठीक, फूड से, ये आपका फूड हो गया, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं फ्लोएम को। जब भी आपको फूड से रिलेट करना हो, फूड की बात की जाए, भोजन की बात की जाए, तो आप उसे फूड से रिलेट कीजिए और फूड का मतलब आप फ्लोएम से उसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोएम। तो आप इसको रिलेट करके आप इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कपास द्वारा बनाए जाते हैं कागज, कपड़े, कॉपी या ये सभी। तो कपास द्वारा क्या बनाए जाते हैं? तो आपका पता ही कपास द्वारा कागज भी बनाए जाते हैं, कपड़े भी और कॉपी भी। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ पे जाएगा? ये आप डी ऑप्शन को सही मानेंगे, ठीक। सुसुप्त पौधा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजीब चीज़ है, सुसुप्त पौधा किसे कहते हैं? ठीक है, पौधा किसे कहते हैं? जड़ों को कहते हैं,
फूलों को कहते हैं, बीजों को कहते हैं या पत्ती को कहते हैं। सुषुप्त पौधा का मतलब होता है सोया हुआ, मतलब जब उसको अनुकूल परिस्थितियाँ दी जाएंगी तब वो पौधा बनेगा, ठीक है। जब तक अनुकूल परिस्थितियाँ उसको नहीं मिलती तब तक वो पौधा नहीं मिलता। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बीज। बीज को हम क्या मानते हैं? सुषुप्त पौधा, क्योंकि जब आप बीज को ये अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं देंगे तो वो पौधा कभी बन नहीं पाएगा। जैसे आप घर में चना रखते हैं, चने को आप रखे जितने साल तक रखिए, वो फिर ख़राब हो जाएगा किसी काम, मगर जब तक आप उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसमें हवा नहीं लगेगी, तब तक वो आपका एक पौधा नहीं बनेगा। तो उसको अनुकूल परिस्थितियाँ, जब तक आपको अनुकूल परिस्थितियाँ उसको नहीं देंगे, जब तक वो सुषुप्त अवस्था में रहेगा और वो पौधा नहीं बन जाएगा। तो ये हम किसे कहते हैं? बीज को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से संयुक्त पत्तियाँ पाई जाती, आम की पत्ती पाई जाती है, अमरूद में पाई जाती है, नींबू में पाई जाती है, और इनमें से किसी में नहीं पाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि किताब में दे रखा है नींबू की पत्ती, कई किताबों में दे रखा है, मगर जो मेन इसका जो आंसर होगा ये आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कीटभक्षी पौधा क्या है? नेपेंथीज है, सैंड्यू है, या वीनस फ्लाई ट्रैप है? तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे कीटभक्षी पौधे हैं, ठीक है। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे जो कीट होते हैं इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है, और उनको फिर कैच कर लेते हैं और उनको पचा देते हैं। बेसिकली ये उन स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये पिछली बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है, शर्करा से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, या वर्णहरित से निकलती है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं। जो रिएक्शन होती है ये होती है आपकी 6CO2 प्लस 12H2O। ये रिएक्शन होती है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक। और साथ में क्लोरोफिल चाहिए होता है, तो क्लोरोफिल भी चाहिए। तो रिएक्शन ये क्या देती है? ये देती है C6H12 वो 6 प्लस ये आपको जल भी देती है 6H2O प्लस देती है आपको 6CO2, ठीक। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से निकलती? तो ये आपकी ऑक्सीजन जो ये निकल रही है वाली, ये आपकी ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी? ये आपकी जल से निकलेगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आपका जल जो ऑप्शन है ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगी। इसमें आप 6CO2 प्लस 12H2O से रिएक्शन कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराते हैं। आपको ये मिलता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O ये जल मिलता है, और फिर 6O2 ये आप पौधों का जननांग है कौन सा है? आपका पुष्प हो जाएगा, फल हो जाएगा, तना हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। तो पौधों का जननांग कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पुष्प हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परागण के प्रकार होते हैं कितने प्रकार? एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, या चार प्रकार के? तो परागण के कितने प्रकार होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका होगा स्वपरागण और दूसरा हो गया आपका पर परागण। तो दो प्रकार के परागण आपके हो जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पुष्प के भीतर धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, इन रचनाओं को कहते हैं छल कहते हैं, पुकेसर कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, या स्त्री केसर कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुकेसर कहते हैं, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में जनन होता है, कायिक जनन
लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या ये सभी। तो पौधों में कौन सा जनन होता है? ये आपका होता है सभी जनन हो जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कायिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलम लगाना एक प्रकार का क्या है? कौन सा प्रजनन है? लैंगिक है, अलैंगिक है, कायिक है या अनिषेचित है? कौन सा हो जाएगा आपका कलम लगाना? तो ये आपका हो जाएगा कायिक। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नारियल होता है इसमें प्रकीर्णन पाया जाता है वायु द्वारा, जंतु द्वारा, स्वतः या जल द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जल द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विबीजपत्री पौधा है, केला है, गन्ना है, बांस है या सरसों है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द्विबीजपत्री, ये आपका सरसों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन विधि, विखंडन है, खंडन है, ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अलैंगिक जनन, ये आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों होता है, खंडन भी होता है और विखंडन भी होता है। अगला क्वेश्चन, निषेचित अंडा कहलाता है वर्तिकाग्र, बीजांड, युग्मनज। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, युग्मनज। अगला क्वेश्चन, कायिक प्रजनन होता है पत्र, कायिक प्रजनन होता है पत्र, प्रकलिकाओं द्वारा, तनों द्वारा, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाएं होती है, बीज चोल होती, बीज पत्र होती, भ्रूण होती या मूलांकुर होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बीज पत्र। अगला क्वेश्चन, पत्ती द्वारा प्रजनन होता है अजूबा, केला, बबूल, आम में। तो ये होता है आपका पत्ती द्वारा, ये होता है आपका, ये पत्ती होती, धीरे धीरे पत्तियों पे ही जड़ आपके बनने लगते हैं और यहीं से ये नया पौधा डेवलप हो जाता है। तो ये आपका होता है अजूबा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नर मादा युग्मनज के संयोग से क्रिया होती, परागण होती, जनन होती, निषेचन या बीज निर्माण। तो कौन सी क्रिया होती है? ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, निषेचन। जनन क्या होता है कि मातृ जो कोशिका है या मातृ जो वस्तु है उससे नए जीवों की उत्पत्ति का जनन हो जाए। परागण होता है जब वर्तिकाग्र से, पराग कोश से जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो वो परागण हो जाता है। ठीक है, और जो नर और मादा युग्मक का जो संयोग होता है उसे निषेचन कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तना द्वारा या इनमें से किसी द्वारा नहीं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इन सभी द्वारा, क्योंकि ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी द्वारा। ठीक, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तना द्वारा, सबके द्वारा संभव है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने किया, न्यूटन ने किया, आर्किमिडीज ने किया या डीबी ने किया? तो जो गति का नियम है ये न्यूटन ने प्रतिपादित किया है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम जड़त्व का नियम, या कोई वस्तु
ये पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, और यदि गति में नहीं है, स्थिर है, तो स्थिर रहना चाहती है जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। दूसरा नियम जो है ये आपका F=ma है, ठीक है। और तृतीय नियम है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी वस्तु पे हम जितना बल लगाते हैं और वो उतना बल ही हमें ऊपर भी लगाएगी। तो ये न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई गति सरल रेखा में चलती है, जब कोई गति सरल रेखा में चलती है तो वो गति क्या कहलाती है? जैसे कोई वस्तु सरल रेखा में चलेगी तो उसकी गति क्या कहलाएगी? ऐसे कोई वस्तु है, यदि इस लाइन पे यह कोई वस्तु जा रही है तो इसकी गति को क्या कहेंगे? इसकी गति को कहेंगे रेखीय गति कहेंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ये आपकी हो जाएगी रेखीय गति। घूर्णन गति, जैसे आपने लट्टू देखा होगा, वो अपनी धुरी पे घूमता रहता है, ठीक। और दोलन गति होगा, जैसे मान लो कोई वस्तु है, आप कोई वस्तु ले लेते हैं, जैसे ये है, ये कोई वस्तु इस पर लटका देंगे, ठीक। और यदि ये गति करेगी तो मैक्सिमम इतनी दूरी तक जाएगी या इस तरह इस साइड जाएगी, तो ये गति क्या हो जाएगी? दोलन गति हो जाएगी। वृत्तीय गति क्या होती है? कोई वृत्ताकार मार्ग है, ठीक। अब इस पर कोई वस्तु गति करेगी तो इसको हम वृत्तीय गति कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, चाल का सूत्र होता है। तो चाल क्या होता है? आपका जो चाल होता है, इस चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। चाल बराबर आपका दूरी बटे समय हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है, चाल के प्रकार होते हैं, एक समान चाल, औसत चाल, असमान चाल या ये सभी। तो चाल एक समान प्रकार की चाल भी होती है जब दो वस्तुएं समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो एक समान चाल होती है। दो वस्तुओं की जो चाल होती है, यदि उनकी टोटल दूरी को यदि हम उनके कुछ समय से यदि हम डिवाइड करते हैं तो औसत चाल आ जाता है। और समान चाल मतलब दो समान चीज़ें जब समान दूरियां अलग अलग समयों में तय करती है तो वो असमान चाल होती है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी चालें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बनता है, मनुष्य, पशु एवं जंतुओं द्वारा कार्य करने के लिए अपने शरीर से जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, पेशीय या कृत्य। नाभिकीय बल नाभिक में लगता है, जैसे सूर्य से हमें जो रोशनी पर मिलती है वो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन द्वारा मिलती है। चुंबकीय बल ये चुंबकों के बीच में लगता है, ठीक है, कोई चुंबकीय पदार्थ है उनके बीच में लगता है। पेशीय बल जो हम अपने बाजुओं से लगाते हैं या हम जो फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे फुटबॉल खेलना, साइकिल चलाना, ठीक है, या किसी चीज़ को उठाना, मेज उठाना, कुछ, ये सब पेशीय बल होगा। और गुरुत्वीय बल मतलब पृथ्वी अपने केंद्र की ओर हर वस्तु को खींचती है तो ये गुरुत्वीय बल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन सा? पेशीय बल। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल निर्भर किस पे है? क्षेत्रफल पर है, सतहों की प्रकृति पर है, आयतन पर है, या इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। तो घर्षण बल ये किस पे निर्भर करता है? ये आपका निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल में होता है केवल दिशा होता है, केवल परिमाण होता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। क्या होता है? जो बल होता है यह बल आपका सदिश राशि होती है, और जो सदिश राशियाँ होती है उसमें क्या होता है? उसमें दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक, प्लस उसमें क्या होता है? उसमें परिमाण भी होता है। तो सदिश राशियों में जो होता है वो दिशा और परिमाण दोनों होता है, और जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें केवल परिमाण होता है, दिशा उसमें नहीं होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, घर्षण बल होता है 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, केवल 1 प्रकार या 4 प्रकार का होता है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घर्षण बल 3 प्रकार का, पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है सर्पी घर्षण बल और तीसरा होता है लोटनी घर्षण बल। तो घर्षण बल कुल कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? जैसे ये सूर्य है, सन है अपना, और इसके चारों तरफ ये आपका कक्ष हो गए, इसके चारों तरफ जो गति कर रही है, पृथ्वी गति कर रही है, तो इसकी कौन सी गति कहलाएंगे? तो ये जो गति होगी ये आपकी कौन सी गति है? ये आपकी वृत्तीय गति होती है। सूर्य के चारों तरफ ये जो गति कर रहा है ये कौन सी गति हो जाएगी? आपकी वृत्तीय गति हो जाएगी। इसी के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। एक गति जो करती है ये पृथ्वी अपनी धुरी पर भी करती है, जिससे अपना दिन और रात होता है, ठीक। और जो वृत्तीय गति होता है इससे क्या होता है? इससे साल परिवर्तित होता है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल पेशीय बल होता है, चुंबकीय, विद्युत या इनमें से कोई नहीं, ठीक। पेशीय बल होता है जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं, जब मेज होगा, टेबल होगा, बाल्टी होगा, पानी होगा, टब होगा, या हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, ऐसा कोई भी जब पेशियों से कोई काम करते हैं तो यहाँ पे पेशीय बल होता है। जब चुंबक के द्वारा वर्क होता है तो चुंबक, और विद्युत के द्वारा जब वर्क होता है विद्युत द्वारा वर्क होता है तो विद्युत बल होता है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। बल की इकाई है अर्ग है, वाट है, डाइन है या कैलोरी है? तो बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई क्या हो जाएगी? बल की इकाई हो जाएगी डाइन। ये सीजीएस पद्धति में होता है, और जो एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है, जो एसआई यूनिट है ये होता है न्यूटन, ठीक है, एसआई पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में क्या होती है बल की इकाई? ये हो जाएगी आपकी डाइन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का जो गति संबंधी कौन सा नियम आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है? तो अब मैंने आपको बताया कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उतना ही बल वो आपकी तरफ भी लगाता है। जैसे हम जब चलते हैं तो हम ज़मीन पे जितनी फोर्स लगाते हैं उतनी ही फोर्स हम ज़मीन हमारे पैरों में लगाती है, जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये कौन सा नियम है? ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और ये कौन सा नियम है? ये तृतीय नियम हो जाएगा, ठीक है। पहला नियम जड़त्व का नियम है। जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी जब तक कि वो कोई बाहरी बल कार्य ना करे। दूसरा है F=ma, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल या पेशीय बल? तो आपने ये तो पढ़ी होगी न्यूटन की कहानी कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे सो रहा था, ठीक है, और ऊपर से उसके ऊपर सेब गिरता है। तब उसने क्या किया? गुरुत्वीय बल का डेवलप किया, गुरुत्वीय बल के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसने निकाल के दिया। तो कौन सा ऑप्शन आप हो जाएगा आपका? ये आपका गुरुत्वीय बल हो जाएगा, ठीक। गुरुत्वीय बल के कारण हर वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ ही जाती है। मान ले पृथ्वी के पास गुरुत्वीय बल नहीं होता तो चीज़ें नीचे नहीं जाती, वो कहीं भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल निर्भर करता है, ठीक। तो ये आपका पहले ही हो चुका है। घर्षण बल किन चीज़ों पर निर्भर करता है? ये आपका प्रकृति पर, आयतन पर, क्षेत्रफल पर, या ये उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। पहले हमने क्या बताया? पहले क्या शायद हमने पहले वाले में ए ऑप्शन सेलेक्ट किया था, मगर इसका क्या होगा ऑप्शन? ये डी होगा। ये सब पे निर्भर करता है, ठीक है, घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, आप पहले वाला करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका है, बर्तन बनाने वाले कुम्हार चाक की गति क्या होती है? दोलन गति होती है, घूर्णन गति होती है, रेखीय गति, या आपका वृत्तीय गति होती है, ठीक है। तो क्या होता है इनमें, एक एक करके देख लेते हैं। जो आपकी दोलन गति होती है, ठीक है, ये आपकी दोलन गति हो गई। ये मैक्सिमम इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा, ऐसी गति को क्या कहते हैं हम? दोलन गति है। माध्यमान स्थिति के दोनों तरफ गति करता है, ठीक। सररेखीय गति, ये कोई सीधी सड़क है, इस पर कोई व्यक्ति जा रहा है या कोई कार जा रही है तो ये सीधी रेखा में गति कर रही है, आपकी सररेखीय गति हो जाएगी। घूर्णन गति क्या होती है? जैसे आपने लट्टू देखा होगा, जब कोई चीज़ अपनी धुरी पे घूमता है, लट्टू देखा होगा, जब कोई चीज़ अपनी घुड़ी पे, जब कोई वस्तु अपनी धुरी पे घूमता है, जैसे पृथ्वी की गति है या लट्टू की गति, ये क्या होगी? घूर्णन गति होती है। और वृत्तीय गति, जैसे कोई वृत्ताकार मार्ग है, इस पर जब कोई चीज़ गति करेगी तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। तो आपका इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा
आपने कुम्हार की चक्की देखी होगी, ऐसे टाइप के कुछ होती है और ये वृत्ताकार मार्ग पर वो गति करते हैं अपनी धुरी पे। तो कौन सी गति हो जाएगी? वो आपकी घूर्णन गति हो जाएगी। ठीक है, तो MKS पद्धति का मूल मात्रक है, लंबाई है, द्रव्यमान है, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो लंबाई होती है ये मूल राशि है और द्रव्यमान भी मूल राशि है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है ये मीटर हो जाएगा और द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा ये किलोग्राम है। तो मूल मात्रक इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि पूछता मूल मात्रक तो मीटर या किलोग्राम इनके हो जाएंगे। ये मूल राशियां हैं दोनों, 7 मूल राशियां होती हैं। पहला हो गया आपकी लंबाई हो जाएगी, दूसरा आपका हो जाएगा द्रव्यमान, तीसरा आपका हो जाएगा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, फिर छठा पदार्थ की मात्रा और सातवां ज्योति तीव्रता। यदि ये मूल राशि पूछता तब ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाता, मगर पूछ क्या रखा है? पूछ रखा है मूल मात्रक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? समय, सेकंड, केजी, न्यूटन या कैंडिला। समय जो होता है ये मूल मात्रक है, ये समय का मूल मात्रक है। जो किग्रा है, किलोग्राम है, ये द्रव्यमान का मूल मात्रक है। और जो कैंडिला है ये ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है। तो इसमें से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ये मूल मात्रक नहीं है, ये मूल मात्रकों के अंतर्गत नहीं आता। मूल मात्रक हमारे पास 7 है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है और कैंडिला है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये प्रश्न SI के मूल मात्रक हैं, कितने हैं? 7 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं। तो कितने मूल मात्रक हैं? हमने आपको बताया 7 मूल मात्रक होते हैं। पहला आपका हो जाएगा मीटर, ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा किलोग्राम, तीसरा आपका हो जाएगा सेकेंड, चौथा हो जाएगा एम्पियर, पांचवा हो जाएगा आपका केल्विन, फिर आपका हो जाएगा मोल और फिर आपका हो जाएगा कैंडिला। तो ये 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भौतिक मापन की विधि कौन सी है? तो ये CGS है या MKS है, A B दोनों ही है, इनमें से कोई है। तो ये आपको बताना है कि भौतिक मापन की विधि कौन सी है। तो ये और बी दोनों, क्योंकि हम CGS पद्धति में मापते हैं और MKS पद्धति में भी मापते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर ताप का तापक्रम है सेंटीमीटर, एम्पियर, सेल्सियस या केल्विन। तो हम थर्मामीटर को किस में मापते हैं? जो सेंटीमीटर है इसमें हम लंबाई को मापते हैं, ठीक। और जो एम्पियर है, एम्पियर में हम धारा को मापते हैं। केल्विन ये भी ताप की ही का है, मगर जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं, थर्मामीटर में हम सेल्सियस यूज करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना हमारे शरीर का जो तापमान है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सामान्य टेम्परेचर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समय का मानक मात्रक है आवर, घंटा है, ग्राम है, सेकंड है या किमी है। किलोमीटर तो आपकी लंबाई का मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक हो जाएगा। घंटा ये समय का मात्रक है, सेकंड भी समय का मात्रक है, ग्राम भी आपका द्रव्यमान का मात्रक है। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। अब पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में कोई सही हो सकता है, तो कौन सा हो जाएगा?
तो हम इसके मानक मात्रक की बात करते हैं तो ये मानक मात्रक होता है सेकंड। हम समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, केल्विन है, मोल है, एम्पियर है या कैंडिला है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, ये हम मापते हैं एम्पियर में, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो केल्विन होता है ये आपका ताप का मात्रक है, ठीक है। और जो मोल होता है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और कैंडिला जो मोल होता है ये आपका पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। और जो कैंडिला है ये है आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक माइक्रोन बराबर होता है, ये 10 की पावर -6 मीटर है, 10 की पावर -8 मीटर है, 10 की पावर -4 मीटर है, 10 की पावर -9 मीटर है। तो एक माइक्रोन बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आता है, कौन सी आता है, सीजीएस पद्धति आती है, एमकेएस आती है, एफपीएस आती है, एसआई आती है। तो कौन सी आती है, इनमें से आपको बताना है कौन सी पद्धति आती है। तो ये आपकी आती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ये एसआई पद्धति है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एसआई पद्धति, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, आपकी एसआई पद्धति जो हमने देख लिया, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेन गेज ये क्या है, ये वर्षा मापी यंत्र है, विद्युत धारा मापी यंत्र है, तापक्रम मापी यंत्र है या भूकंप मापी यंत्र है। तो रेन गेज क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा वर्षा मापने के लिए, हम रेन गेज का उपयोग करते हैं वर्षा मापने के लिए कि कितनी वर्षा हुई। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है, क्या है, घन मीटर है। आपका ऑप्शन हो जाएगा घन मीटर है, या आपका मीटर है, या आपका वर्ग मीटर या किलोमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होता है, एक तो होती है लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा वर्ग मीटर में, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल को हम वर्ग मीटर में ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लंबाई भी हो गया, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, ठीक, और चौड़ाई को भी हम मीटर में ही मापते हैं। तो कितना हो गया, दोनों को जब हम गुणा करेंगे m गुणे m तो क्या हो जाएगा m²। तो जब भी हम किसी का क्षेत्रफल मापते हैं तो ये स्क्वायर में ही आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनिट से, एक गज बराबर होता है, कितना होता है, 5 फुट होता है, 3 फुट होता है, 4 फुट या 2 फुट होता है। तो एक गज कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक गज, ये आपके 3 फुट के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 फुट बराबर होता है, इसको 26.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर, 28.48 या 30.48 सेंटीमीटर। तो 1 फुट कितना होता है, तो ये आपका होता है 1 फुट, ये आपका होता है 30.48 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, द्रव्यमान का मानक मात्रक है, कुंटल है, ग्राम है, किग्रा है या न्यूटन है। न्यूटन तो बल का मात्रक है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, कुंतल, ग्राम या किग्रा, तीनों द्रव्यमान के मात्रक हैं। तो आपको बताना है मानक मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक बताना है, मगर साथ में मानक मात्रक होना चाहिए।
तो मानक मात्रक कौन सा है, इसको हम केजी में मापते हैं। मानक मात्रक कितना हो जाएगा, केजी में मापते हैं। ठीक, एक केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। और जब इसको हम आपका जो 1 केजी होता है, ठीक, 1 केजी में आपके पास 1000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक, और जो आपका कुंटल होता है, कुंटल ये होता है 1 कुंटल बराबर होता है, ये आपका 1 कुंटल बराबर होता है, ये आपके 100 केजी के बराबर होता है। तो ये आपके मापन के आधार हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SI पद्धति में बल का मात्रक आपको अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, क्या होता है, न्यूटन होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड। तो कौन सा होता है, तो बल का जो SI मात्रक है ये आपका न्यूटन हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का मात्रक है न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो आपका मात्रक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, ये शायद फिर से रिपीटेड कुछ क्वेश्चन हो गया है। द्रव्यमान का मानक मात्रक है, तो ये आपका केजी हो जाएगा, ये आपका किलोग्राम हो जाएगा, केजी। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम डिस्कस करते हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर, जो पिछले वर्ष का विज्ञान का प्रश्न पत्र है। तो ये 2023 का प्रश्न पत्र है विज्ञान का। इसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 1 आवर का होता है। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए सारे क्वेश्चन देखते हैं क्या पिछले वर्ष पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, इसमें से पूछ रखा है। इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए, नहीं है उस पर आपको फोकस करना है। ठीक, तो कौन सा है, नौसादर, नमक, आयोडीन और कपूर। तो इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं। तो पहले क्या होता है, ठोस, ठीक, फिर द्रव और फिर गैस। तो पहले ठोस को गर्म करते हैं, फिर गैस बनता है, द्रव बनता है, द्रव को गर्म करते हैं, फिर गैस बनता है। मगर क्या होता है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं वो ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं। तो ये नौसादर, आयोडीन और कपूर ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। इसमें से नहीं कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नमक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कीटभक्षी पौधे कौन से हैं। तो ये आपका A, B और C तीन निपेंथीज और आपका हो जाएगा सेंड्रू और वीनस। तो कौन सा हो जाएगा, ये सारे के सारे कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये नाइट्रोजन कमी वाले स्थानों पे पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सा, वाष्पन है, छानन है, निथारन है, कौन सी विधि हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन A, ये आपका वाष्पन विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो आइए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यह है द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है, क्विंटल है, किलोग्राम है, ग्राम है या टन है। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, हम केजी में मापते हैं। ये SI यूनिट है, मानक मात्रक है। बाकी क्विंटल में भी मापते हैं, ग्राम में भी मापते हैं, टन में भी मापते हैं, मगर जो इसकी मानक मात्रक है वो केजी है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, कहाँ से निकलती है,
जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से और वर्ण रहित है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, जल से निकलती है। तो ये पाई जाती है, ए पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है, बी पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है, या इनमें से किसी में नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये आपकी पादप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, यह है यौगिक का उदाहरण है, क्या है? वायु है, धुआं है, या फिर चीनी है, या चीनी का विलयन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ये आपका चीनी का। अगला प्रश्न है कायिक प्रवर्धन संभव है? प्रवर्धन संभव जड़ में है, तना द्वारा है, पत्ती द्वारा, या इन सभी के द्वारा हो। तो इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, सबके द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव। जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है और पत्तियों द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, सेकंड होता है, किलोग्राम होता है। तो सेकंड समय का होता है, किलोग्राम ये द्रव्यमान का हो जाएगा, और बल का हो जाएगा न्यूटन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आपका 6 नंबर है। निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटिए। आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, या नींबू की पत्ती। यह काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो बुक में तो इसका उत्तर दे रखा है नींबू की पत्ती, मगर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घर्षण पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, आयतन पर निर्भर करता है, या उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो किस पर निर्भर करता है? घर्षण पर। ये आपकी सतह पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, आयतन पर भी निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका है सेकंड नंबर का। ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या जूल पर सेकंड होता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। तो ये आपका ऐसा ही मात्रक बल का क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है बर्तन बनाने वाले कुम्हार की चाक की गति कैसी होती है? दोलन गति होती है, सरल रेखीय गति होती है, घूर्णन गति होगी, या वृत्तीय गति होगी। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो दोलन गति होती है, जहाँ पे एक पिन होता है, ये दोनों तरफ मूव करता है, सरल रेखीय सीधी गति होती है, और वृत्तीय गति एक वृत्त के चारों तरफ गति होती है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ये आपका घूर्णन गति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर तथा मादा युग्मक के संयोग की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, निषेचन कहते हैं, जन्म कहते हैं, या बीज निर्माण कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा निषेचन। नर तथा मादा युग्मक के संयोग को निषेचन कहते हैं। इसमें आपका परागण क्या होता है? परागण होता है, परागण का कोटिकाल पे पहुंचना परागण हो जाता है। जन्म क्या होता है? मात्र जो जीव होता है उसे नए जीव का बनना, ये जन्म हो जाएगा। और बीज निर्माण, ये जो आपका मात्र पौधा होता है उसे नए बीज का निर्माण, बीज निर्माण हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा आपका निम्नलिखित में से सजीव है? मोटर, रेलगाड़ी, केचुआ, या साइकिल। तो इसमें बताना है आपको सजीव कौन सा है। सजीव क्या होता है? जिनका कोशिकीय संगठन होता है, जो श्वसन करते हैं, जिनमें वृद्धि होता है, विकास होता है, और जो सृजन भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सजीव में केचुआ। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हुए।